हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों एक टॉपिक आता है सूक्ष्म शिक्षण, जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक तो आपको लगता है बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक के लिए रखा है। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दोस्तों, आप पहले ये क्लियर करिए कि आवाज़ सही आ रही है ना। तो आवाज़ सही आ रही हो तो आप जल्दी से बताइए और आगे बढ़ते हैं। और ये भी कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है दोस्तों? सूक्ष्म आप समझते हो, सूक्ष्म मीन्स क्या होता है? छोटा। और शिक्षण मीन्स क्या होता है? तो आप जानते हैं, आप सभी लोग शिक्षण जानते हैं, मतलब शिक्षा करने की प्रक्रिया आपका शिक्षण कहलाता है, सीधी सी बात। सूक्ष्म मीन्स छोटा, शिक्षण में शिक्षा करने की प्रक्रिया। तो यह एक प्रकार का शिक्षण कौशल है। यह शिक्षण कौशल का एक छोटा सा प्रारूप है जिसके द्वारा छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका के शिक्षण प्रक्रिया में सुधार किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो किसी शिक्षक के लिए नहीं होती है दोस्तों, वो छात्र अध्यापक के लिए होती है या फिर छात्रा अध्यापक के लिए होती है। आप समझ ही चुके होंगे, जिसे हम प्रशिक्षु भी बोलते हैं, उसके लिए माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखेंगे। कुछ लोग इसमें समझ लेते हैं कि टीचरों के लिए होती है, तो उनके लिए नहीं होती है। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिए इसके लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि इसका प्रयोग उस समय करते हैं जब छात्र अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण ले रहा होता है। मैंने अभी आपके लिए बताया कि जो प्रशिक्षु होता है, जो छात्र अध्यापक या फिर छात्रा अध्यापक जो होता है, जिस टाइम पे प्रशिक्षण ले रहा है, मान लीजिए यदि आप अभी डीएलएड या फिर बीएड का प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आप इस समय छात्र अध्यापक या फिर छात्रा अध्यापक हैं, जिसे हम प्रशिक्षु भी बोलते हैं। तो आपके लिए माइक्रो टीचिंग कराई जाती है दोस्तों। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, किसी अच्छे शिक्षक के लिए। अच्छे से मतलब ये है कि जो शिक्षक बन चुका है उसके लिए ये नहीं होती है। इसको आप ध्यान रखिए। कुछ भाई बहन हमारे यही समझ लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग किसी अध्यापक के लिए होती है, तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, इसका प्रतिपादक जरूर पूछे जाते हैं कि इनका प्रतिपादक कौन है। तो माइक्रो टीचिंग के प्रतिपादक हैं डीएलएन। डीएलएन ने माइक्रो टीचिंग का प्रतिपादन किया था 1961 में। कहाँ किया था दोस्तों? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था, यूएसए यानी कि अमेरिका में। दोस्तों, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इसके सहयोगी कौन थे। माइक्रो टीचिंग को मतलब प्रतिपादन करने में इसके सहयोगी कौन थे? तो आप कहोगे एचिसन एवं बुश। एचिसन एवं बुश इनके सहयोगी थे। तो आप इनको ध्यान रखोगे कि अगर इनके प्रतिपादक पूछे जाते हैं माइक्रो टीचिंग के, तो आप कहोगे डीएलएन। डीएलएन ने 1961 में किया था और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से किया था, यूएसए से, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे। और सहयोगी एचिसन एवं बुश, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किसने किया। तो आप याद रखोगे कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ बी के पासी तथा शाह ने किया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और आप ध्यान भी रखिए कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रारंभ किया था वो बी के पासी तथा शाह ने किया था। तो आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या क्वालिटीज़ हैं इनकी। तो क्वालिटीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस तकनीक में शिक्षण अधिगम के सभी कारकों को छोटे रूप में दे दिया जाता है और छोटी पाठ्य योजना बनाई जाती है। दोस्तों, आपने जब डीएलएड या बीएड किया होगा तो आपने लेसन प्लान बनाया होगा, जब आप ट्रेनिंग के दौरान गए होंगे उस टाइम, ठीक है।
तो जब आप उस टाइम गए होंगे तो वहाँ पर जब योजना बनाते हैं, आप पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में करके बनाते हैं, यानी कि हर चीज़ को बहुत संक्षिप्त में करने की कोशिश करते हैं। तो यही आपका माइक्रो टीचिंग का एक भाग होता है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। 5 से 7 मिनट पढ़ाकर शिक्षण अभ्यास करना होता है। इसमें क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में 5 से 7 मिनट पढ़ाना होता है और उसके बाद में क्या करना होता है, शिक्षण का अभ्यास करना होता है। वहाँ पर कुछ लेक्चरर वगैरह बैठे होंगे जो आपने जो पढ़ाया उसके लिए वो देखेंगे कि आपने किस प्रकार से किया, उस प्रकार से आपको प्रतिपुष्टि देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप चलते हैं आगे थोड़ा सा और यहाँ पर देखते हैं कि पाठ का छोटा सा हिस्सा पढ़ाकर अभ्यास किया जाता है। 5-7 की संख्या में अन्य छात्र अध्यापक विद्यार्थी की भूमिका निभाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर जो कक्षा होगी दोस्तों, माइक्रो टीचिंग के लिए जो कक्षा कराई जाती है तो उसमें एक तो होता है जो छात्र अध्यापक होता है जो तुम्हें पढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन उन्हीं में से कुछ छात्र अध्यापक ऐसे होंगे जो बच्चे बनकर बैठे होंगे सीटों पर और आप उनको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखना है। और ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, 5-7 हद है, 10 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होते। नेक्स्ट है प्रतिदिन एक एक कौशल का अभ्यास कराया जाता है। देखिए सूक्ष्म का मतलब है छोटा, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो प्रतिदिन एक एक कौशल का धीरे धीरे करके अभ्यास कराया जाता है, जिससे कि जो हमारा जो छात्र अध्यापक या फिर छात्रा अध्यापक है वो प्रत्येक प्रकार से अपने शिक्षण कौशल में पारंगत हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला क्या होती है। क्वेश्चन कई बार आया है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला क्या होती है या फिर प्रयोगशाला में कौन कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए दोस्तों। तो पहला होता है वीडियो कैमरा। सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में वीडियो कैमरा होता है। वीडियो कैमरा का काम क्या होता है, जब वो शिक्षण करा रहा होता है प्रशिक्षु तो उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और वो बाद में उसको देखते हैं जो एग्जामिनर होते हैं। एग्जामिनर का मीनिंग ये है कि जो उसको मतलब उनको बताएगा कि आप में क्या कमी है, किस प्रकार से आपको करना है, इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वीडियो टेप रिकॉर्डर, ये आप वीडियो कैमरा और वीडियो टेप रिकॉर्डर दोनों एक ही से रिलेट करिए। नेक्स्ट मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मॉनिटर होता है तो क्या कर सकते हैं हम, वहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, और मॉनिटर में लाइव भी देख सकते हैं, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग टेप। अगर हमारे पास वीडियो टेप नहीं होता तो रिकॉर्डिंग टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें दिखाई नहीं देता, यानी कि हमें सीन दिखाई नहीं देता है, लेकिन पूरा जो ऑडियो विजुअल है वो ऑडियो आपको सुनाई देता है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अन्य सहायक सामग्री भी वहाँ पे होनी चाहिए, जैसे कि अगर बोर्ड है, वाइट बोर्ड है तो वहाँ पे मार्कर वगैरह होना चाहिए, और ब्लैक बोर्ड है तो वहाँ पे चौक वगैरह भी होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों का भी प्लानिंग पूरी अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में ये सारे तत्व भी होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर दोस्तों कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की, और यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र पूछे जाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण का जो समय पूछा जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से समय का विभाजन होता है, क्या क्या होता है इसमें, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला होता है सूक्ष्म पाठ योजना बनाना। सूक्ष्म पाठ योजना बनाना दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हुए आप, यहाँ पर मैंने 6 मिनट लिखा है, यहाँ पर 6, यहाँ पे 12 मिनट, यहाँ पे 6 मिनट, यहाँ पे 6 मिनट, लेकिन यहाँ पर कोई मिनट नहीं लिखा है। तो यहाँ पर बहुत ही समझने वाली चीज़ है। कुछ भाई बहन कह देते हैं, देखिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि सूक्ष्म शिक्षण का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो आपका 36 मिनट का होता है, यानी कि 36 मिनट का होता है। लेकिन कुछ भाई कह देते हैं हमारे कि सभी जितने भी चरण होते हैं, यानी कि 6 चरण होते हैं, आपको पता है, तो 6 चरण में से सभी चरण 6-6 मिनट के होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो सूक्ष्म पाठ योजना है उसका कोई भी समय निर्धारण नहीं है। देखिए पाठ योजना क्या होता है, स्टार्टिंग में जो पाठ योजना होता है वो हम अपने घर से बनाकर ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई चार्ट पेपर बनाना है या फिर किसी और तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ योजना लेकर जाना है, तो उसके लिए कोई निश्चित समय थोड़ी ना होता है कि आपको 1 घंटे में बनाना है या 5 मिनट में बनाना है, ऐसा नहीं होता है। घर से बनाकर ले जाना होता है
और बहुत ही अच्छे तरीके से वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें 1 घंटा देते हैं या फिर 2 घंटे लगाते हैं उसको बनाने में। तो सूक्ष्म पाठ योजना बनाने में कोई भी टाइम निर्धारित नहीं किया गया है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब ये है दोस्तों कि बच्चा क्या करता है, बच्चा नहीं सॉरी, जो छात्र अध्यापक होता है या फिर छात्रा अध्यापिका जो होती है वो वहाँ पर जाकर उसको पढ़ाती है 6 मिनट तक, ठीक है। ध्यान रखें कितने मिनट तक, तो 6 मिनट तक पढ़ाया जाता है। और 6 मिनट पढ़ाने के बाद में उसको जब उसने पढ़ा दिया तो जो वहाँ पर उनको देखने वाले होंगे, जो उनमें कमियां बताएंगे, वो 6 मिनट तक उसकी प्रतिपुष्टि करेंगे, उनके लिए बताएंगे कि बेटा तुम्हें इस तरीके से नहीं, इसको और बेटर करने के लिए इस टाइप से कर सकते हैं। तो प्रतिपुष्टि आप समझ चुके होंगे कि 6 मिनट प्रतिपुष्टि का समय दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पुनः पाठ योजना बनाना। इसके लिए 12 मिनट दिए गए हैं दोस्तों। पुनः पाठ योजना बनाना, अभी मैंने आपके लिए बताया था कि सूक्ष्म पाठ योजना बनाना का काम जो था वो होमवर्क में करते थे, यानी कि हम घर से करके लेकर आते थे और यहाँ पर स्कूल में आके पढ़ाते थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन पुनः पाठ योजना बनाने के लिए अब घर पर तो वापस जाएंगे नहीं, अब वहीं पर हमारे लिए 12 मिनट दिए जाते हैं और वहाँ पर हमें अगर कोई भी संशोधन करना है अपनी पाठ योजना में तो उन 12 मिनट में कोई भी संशोधन करते हैं और उसके बारे में अच्छे से नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। ये इसलिए आपके लिए 12 मिनट दिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पुनः शिक्षण अभ्यास। पुनः शिक्षण अभ्यास, अब देखिए दोस्तों प्रोसेस वही प्रोसेस है लेकिन पूरे प्रोसेस को 2 बार दोहराया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण जो कराया गया था वही आपका पुनः शिक्षण अभ्यास है, क्योंकि वहाँ पर हमने पहली बार किया था लेकिन जिस प्रकार से हमने पुनः पाठ्य योजना बनाई थी उसी प्रकार से पुनः शिक्षण अभ्यास, यानी कि पुनः जो है शिक्षक है वो 6 मिनट तक पुनः पढ़ाता है, यानी कि दोबारा से पढ़ाता है और 6 मिनट पढ़ाने के बाद में 6 मिनट की पुनः प्रतिपुष्टि होती है, यानी कि जो लोग उसे चेक करने वाले होते हैं तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, किस प्रकार से तुम्हें करना चाहिए अच्छा, तो उन सारी चीज़ों को बताने के लिए जो लोग होते हैं वो 6 मिनट का पुनः प्रतिपुष्टि देते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आपको आई होप समझ में आया होगा और समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये देखते हैं कि एलन ने 1979 में 14 तथा एनसीईआरटी ने 7 मुख्य शिक्षण कौशल बताए थे दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अब पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एलन के अनुसार कितने प्रकार के शिक्षण कौशल बताए गए हैं, तो आप कहोगे एलन के अनुसार 14 प्रकार के शिक्षण कौशल बताए गए हैं जो 1979 में बताए गए थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि एनसीईआरटी ने मुख्य शिक्षण कौशल कितने प्रकार के बताए हैं, तो आप कहोगे एनसीईआरटी ने 7 प्रकार के शिक्षण कौशल को बताया है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे कि एलन के अनुसार एक दिन में 45 मिनट का अभ्यास कराया जाना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 36 मिनट का अभ्यास ही कराया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए एक चीज़ मैं आपके लिए और बता दूं कि जब भी एग्जाम में आता है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कितने मिनट की होती है तो आप 36 ही लगाना, आप 36 ही लगाना दोस्तों, क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों एलन के अनुसार, स्पेशली अगर पूछा जाए कि एलन के अनुसार शिक्षण जो आपकी सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो कितने मिनट की होती है, तो आप कहोगे 45 मिनट की होती है। स्पेशली एलन के अनुसार अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू एलन तब आप लगाएंगे, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। अब दोस्तों जब हम सूक्ष्म शिक्षण कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो बेनिफिट होना चाहिए तभी तो हम करेंगे, बिना वजह तो करने से कोई फायदा नहीं होगा, आप भी समझते हैं इस चीज़ के लिए। तो सूक्ष्म शिक्षण के लाभ भी हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यह शिक्षण व्यवहार पर केंद्रित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापक है उसका जो बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कक्षा में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर तो शिक्षक के बिहेवियर का पड़ता है, इसीलिए यह शिक्षण व्यवहार पर केंद्रित है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है, यानी कि जो छात्र अध्यापक या फिर छात्रा अध्यापक जो होता है उसमें उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है, अगर कोई भी गलती होती है तो एहसास होता है। दूसरी चीज़ उसकी मतलब
प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसको उसके सामने कुछ विद्वान बैठे होते हैं जो उसको उसके बारे में बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह आत्मविश्वास का भी निर्माण करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण में हम प्रत्येक कौशल का पूर्णतया बहुत अभ्यास करते हैं, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर प्रतिदिन एक एक कौशल का अभ्यास करते हैं, ये हमने आपके लिए बता ही दिया था। तो पूर्णतया बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूक्ष्म शिक्षण में हम आत्म परीक्षण कर सकते हैं। ये चीज़ आप भली भांति समझ चुके होंगे, यानी कि ऑटोमेटिक अपने आप मतलब अपना ही परीक्षण स्वयं भी कर सकते हैं कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक एक शेयर तो बनता है ना दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। लेकिन तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम बिल्कुल टाइम टू टाइम ही होना है, बिल्कुल भी ढील डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बस फिर से वही बोलना चाहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो बाय बाय।